नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 9th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी की किताब कृतिका भाग 1 का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माटी वाली। बच्चों, इस कहानी के लेखक का नाम विद्यासागर नौटियाल है। तो सबसे पहले कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको लेखक परिचय बताऊंगी। लेखक का नाम विद्यासागर नौटियाल है और इनका जन्म 1933 ईस्वी टिहरी गढ़वाल में हुआ और इनकी मृत्यु सन 2012 ईस्वी में हुई। इनके पिता नारायण दत्त नौटियाल थे और माता रत्ना नौटियाल थी और इनके लेखन की भाषा हिंदी भाषा थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उलझे रिश्ते, भीम अकेला, टिहरी की कहानियां, भैंस का कटिया, घास, सोना, माटी खाए जानवरा, उमर कैद, फटजा, पंचधार आदि कई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य सम्मान और पहल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। बच्चों, वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ ही टिहरी बांध विरोधी आंदोलनों में भी विद्यासागर नौटियाल सक्रिय रहे हैं और राजनीति और लेखन दोनों को अपने सिद्धांतों और मूल्यों की कसौटी पर परखने वाले नौटियाल सामाजिक विषमताओं से लड़ना मुख्य चुनौती मानते हैं। बच्चों, आइए पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। माटी वाली। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर होता है कनस्तर, जो एक प्लास्टिक का जो एक डिब्बा होता है, कैन होता है, उसके ऊपर का मुंह काटा हुआ होता है, उसे बोलते हैं कंटर, जिसे माटी वाली। मिट्टी से भरा एक कंटर है माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। बच्चों, टिहरी गांव में, उस गांव में कोई घर ऐसा नहीं रहा जिस घर में उसने लाल मिट्टी न दी हो। उस उस गांव के उस गांव में नए रहने वाले जो किराएदार हैं, उनके बच्चे, यहाँ तक कि हर कोई उसको जानता है, क्योंकि उस गांव में वही एक अकेली थी जो मिट्टी बेचती थी और उसका कोई प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी यानी उसका मुकाबला करने वाला, उसका विपक्षी कोई नहीं था, यानी दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था जो गांव में मिट्टी बेचता था। उसके बगैर तो लगता है टिहरी गांव शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। लोग लेखक बताता है कि उसके बिना तो ऐसा लगता है कि टिहरी गांव में घरों में चूल्हे जलना तक भी मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। लेखक बता रहा है कि यदि वह नहीं रहे तो रसोई लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद जो चूल्हे चौकी की लिपाई करने की समस्या होती है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यदि वो नहीं रहेगी तो लाल मिट्टी कौन देगा, और लाल मिट्टी कोई नहीं देगा तो फिर चूल्हे की लिपाई नहीं हो पाएगी। तो लेखक बताता है कि भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। शहर के अंदर कई माटा खान यानी मिट्टी का जहाँ भंडार होता है, जहाँ पर मिट्टी ज्यादा मात्रा में मिलती है, उसे माटा खान कहते हैं। तो शहर के अंदर कहीं माटा खान नहीं है। भागीरथी और भिलांगना, ये 2 नदियां हैं। इन 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जाता है। लेखक बताता है कि भागीरथी और बिलांगना, इन 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर जो है, यानी टिहरी गांव है, जो आसपास के जो शहर है, उनमें जो मिट्टी है वो रेतीली है और उस रेतीली मिट्टी के कारण चूल्हों को लिपा नहीं जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। लेखक बताता है कि गांव में नए किराएदार आते हैं तो वो भी एक बार आंगन में उसे देख लेते हैं कि वो मिट्टी वाली, तो वो भी उसके नए ग्राहक बन जाते हैं। वह घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की, नाटे यानी बौनी, बौना जो होता है, हाइट में जो कम होता है, उसकी जो लंबाई जो होती है वो कम होती है, उसे कहते हैं नाटा। तो नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, जिसे सब माटी वाली के नाम से जानते हैं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। उसने रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ला, एक डिल्ला उसे कहते हैं, जो बहुत सारे पुराने कपड़ों से जोड़ जोड़ के बनाया होता है, उसको गोल गोल, एक टायर होता है ना बस का, उस बस के टायर के समान छोटा सा बना देते हैं, जिसको सिर पर रखते हैं और उसके ऊपर बोझा ढो सकते हैं, उसे कहते हैं डिल्ला।
एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां आई और उसके सामने खड़ी हो गई। लेखक बताता है कि उसका जो कंटर है उस कंटर के ऊपर ढक्कन नहीं है, क्योंकि ढक्कन लगा होता है तो मिट्टी आसानी से डाली भी नहीं जा सकती और निकाली भी नहीं जा सकती। तो गांव के किसी व्यक्ति ने उसके कंटर पर आज दिन तक कोई ढक्कन नहीं देखा। जब भी वो नया कंटर लाती है तो उस कंटर के ऊपर उसका कोई ढक्कन नहीं होता है। तो अब लेखक बताता है कि सामने के घर में वह अपने कंटर को जमीन पर रखती है तो एक 9-10 साल की लड़की जिसका नाम कामिनी था वो दौड़ती हुई उसके पास आती है और खड़ी हो जाती है। तो वो उसे कहती है, माटी वाली से कहती है, मेरी माँ ने कहा है आज जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। तो माटी वाली कहती है अभी आती हूँ। इस तरह से माटी वाली उसके घर जाती है। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। मालकिन ने कहा कि जो माटी है तुम्हारे कंटर में इसे उस आंगन में जाकर कोने में डाल दो। फिर वो मालकिन कहती है तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है। टाइम टाइम यानी समय, चाय के समय पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आते हैं खाए वक्त। तो मालकिन कहती हैं कि जो बहुत ही भाग्यवान और खुशकिस्मत होते हैं वो खाना खाते वक्त किसी के घर जाते हैं। तो मालकिन अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। अब लेखक बताता है माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। जब माटी वाली को लेखिका मालकिन ने कहा कि तुम भाग्यवान हो जो हमारे घर आई, तो माटी वाली के पास ये अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकरार किया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। लेखक बताता है कि जब मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी तो उसने अपने सिर पर जो डिल्ला बना हुआ था उस डिल्ले को नीचे उतारा और उस डिल्ले को खोला तो उसमें से कपड़ों के मोड़ निकले और कपड़ों के मोड़ में से एक चादर का टुकड़ा निकला। तो उसने उस चादर के टुकड़े को एक भाग किया और खुल जाने के बाद उस एक भाग किया तो वो खुल गया। फिर लेखक बताता है कि मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा, उसे कपड़े पर लपेट कर इस प्रकार मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यों ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी जैसे वो एक रोटी खा चुकी हो। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आई और उसे जमीन पर रख दिया उसको देने के लिए माटी वाली को। तो मालकिन ने कहा ले, सड़ा बासी साग तो कुछ है नहीं अभी, इस चाय के साथ निकल जा। उसने कहा कि सड़ा हुआ और बासी सब्जी तो अभी है नहीं, इसलिए तू इस चाय के साथ इस रोटी को खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठाया। तो उसने अपनी खुले हुए जो कपड़ा था अपना जो डिल्ले में से उस कपड़े से उसने पीतल के गिलास को उठाया जो बहुत गर्म हो रखा था चाय के कारण। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। लेखक लेखक बताता है चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन। लेखक कहता है कि माटी वाली ठकुराइन से कहती है कि चाय चाय तो बहुत अच्छा साग यानी बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है। जब घर में सब्जी नहीं होती है तो चाय से काम चल जाता है, एक टाइम की रोटी हम उससे खा सकते हैं। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मिटी की भूखा भोजन मीठा। तो ठकुरानी कहती है कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है, यानी भूख तो अपने आप में ही एक सब्जी है। भूख मीठी या भोजन मीठा। वास्तव में जब हमें भूख लगती है तो भूख ही ज्यादा मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं लगता है। भोजन हमारे सामने भले कैसा भी हो, ठंडा हो गर्म हो, तो भी हम उसे अच्छे से जल्दी से खा जाते हैं। तो लेखक बताता है कि वह कहती है, ठकुरानी से कहती है वो माटी वाली कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं,
पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। उसने कहा कि पूरे बाजार में कहीं भी ये गिलास नहीं मिलते हैं, तुमने तो अभी तक इन्हें संभाल कर रखा है। तो मालकिन कहती है कि इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई, गाढ़ी कमाई यानी मेहनत की कमाई, पुरखे यानी पूर्वज जो होते हैं, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव, हराम यानी कम भाव में बेचना, हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर यानी मन मार कर दो दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीजें, जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। तो ठकुरानी कहती है कि वैसे तो आए दिन बाजार से लोग हमारे घर इन बर्तनों को खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन मैं कैसे पुरखों की गाड़ी कमाई को ऐसे कम भाव में बेच दूं, हराम के भाव में बेच दूं, मैं कैसे बेचूं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इनको कमा कमा के पैसे खर्च करके खरीदा होगा, और पैसे भी खर्च किए होंगे उन्होंने, दो दो पैसे जमा करके अपने मन को मार कर, यानी कोई अच्छी चीज भी उन्होंने नहीं खाई होगी, बहुत बार खाने की इच्छा भी हुई होगी लेकिन नहीं खाई होगी, और उन्होंने पीतल के बर्तनों को खरीदा, तो मैं कैसे इन बर्तनों को कम भाव में बेच दूं। बच्चों सही बात है, आज भी हम देखते हैं हमारे घरों में पीतल और तांबे कांसे के बर्तन बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि आजकल हम इन बर्तनों का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे इन बर्तनों को अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदा था। आज हम किसी भी घर में जाए तो पुराने पीतल के और तांबे के बर्तन होते तो वो कम भाव में भी उसे बेच देते, मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर बेच देते। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों, हर बात के महत्व को समझना चाहिए, बर्तनों का भी अपना एक महत्व होता है। तांबे, पीतल और कांसे के जो बर्तन होते हैं उनमें बना हुआ भोजन बहुत ही अच्छा होता है, वो हमारे सेहत के लिए अच्छा भी होता है। तो बच्चों वो कहता है, अब आगे कह रहे कि बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए अब घरों से। तो मालकिन कहती है कि बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो तो दिमाग चकराने लगता है, कितना भाव है, और व्यापारी तो हमारे घर से तो कम भाव में बर्तन ले जाते हैं, और कांसे के बर्तन भी अब घरों से गायब हो गए, और वो लोग इन बर्तनों को ज्यादा पैसों में बेचते हैं व्यापारी। अब इतनी लंबी बात नहीं सोचते, माटी वाली कहती है कि इतनी लंबी बात तो सोचते भी नहीं बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते या फिर कांच और चीनी मिट्टी के भांडे यानी बर्तन। उसने कहा कि इतनी लंबी बात तो आजकल कोई नहीं सोचता, जिस घर में जाओ स्टील के बर्तन, कांच के बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तन ही दिखाई देते हैं। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है, मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। तो माटी वाली कहती है कि और मालकिन ये भी है कि अपनी चीज का तो बहुत ही मोह होता है, और मोह बहुत बुरा होता है। मुझे तो सोचकर ही ये बहुत अजीब लगता है कि इस उम्र में यदि शहर छोड़कर जाना पड़े तो कहाँ जाएंगे। ठाकुरायन जी जो जमीन जायदादों के मालिक है वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई नहीं है। इस तरह से उसने कहा कि जो जमीन जायदाद के मालिक है उनके पास तो कहीं ना कहीं दूसरा ठिकाना है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरे पास तो अपना कोई ठिकाना ही नहीं है, और मेरी तरफ देखने वाला भी कोई नहीं है। चाय खत्म करके माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने वाले घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे दो रोटियां मिल गई, उन्हें भी उसने अपने कपड़े में एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि ये रोटियां, वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही, अपने बुढ़े यानी उसके पति के लिए। उसके घर पहुंचते ही अशक्त यानी कमजोर, जो शक्तिहीन है, अशक्त बुढ़ा कातर यानी दर्द भरी यानी डरी हुई नजरों से उसे उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा, रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। उसने कहा कि आज घर में रसोई बनने का इंतजार कर रहा होगा वो, और घर पहुंचते ही 3 रोटियों को देखकर बुढ़े को वो बुढ़े के हवाले कर देगी 3 रोटियां, और रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा। फिर साथ में ऐसा भी बोल देगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी। तो वो कहती है कि मैं उसे ये भी कह दूंगी सब्जी तो अभी है नहीं कुछ, और तब उससे जवाब सुनाई देगा भूख मिटी की भोजन मीठा। और जब मैं उसे कहूंगी सब्जी तो है नहीं, ऐसे ही रोटी खा लो, तो उसे भी सुनाई देगा कि वास्तव में भूख मिटी या भोजन। सही है, भूखी मिटी है, जब भूख लगेगी तो उसे सब्जी नहीं होगी तो भी वो रोटी खा लेगा। इस तरह से उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है।
लेखक बताता है कि रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान यानी मिट्टी के भंडार में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है उसके पास। झोंपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। लेकिन बताता है कि उसके पास जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है, नहीं खेत है उसके पास, और जिस जिस झोपड़ी में वह गुजारा करती वह भी एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। यानी ठाकुर ने उसे कहा था कि तू अपनी झोपड़ी यहाँ बना दे, जब तक तू है तब तक यहाँ तू रह सकती है। लेकिन वो जमीन ठाकुर की थी। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती। बेगार यानी बिना मजदूरी के काम करना। लेखक बताता है कि उसकी जमीन पर वह रहती थी, उसके एवज यानी बदले में, उसके बदले में वह उस ठाकुर के घर पे काम करती थी कई तरह के, और वो भी काम बिना मजदूरी के करती थी। उसे उसके बदले में कोई मेहनताना नहीं मिलता था, क्योंकि वो ठाकुर की जमीन पर रहती थी, इसलिए उसके बदले में वो वहां उसके घर काम जाकर काम करती थी। अब माटी वाली सोचती नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने दोनों रोटियां। अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद डेढ़। अब उसे ज्यादा नहीं बचता है, तो वो ये सोचती है जाते जाते कि नहीं, मैं उसे गठरी में से पहले रोटी नहीं दूंगी, आज मैं प्याज खरीदूंगी पाव भर। और प्याज खरीद के प्याज आज उसने अपनी आमदनी से प्याज खरीदा, और फिर वो सोचती है कि जल्दी से उसे कूट कर तल लूंगी, और बूढ़े को पहले दोनों रोटियां नहीं दिखाऊंगी, पहले सब्जी बनाऊंगी, फिर उसके सामने दोनों रोटियां रख लूंगी। और मुझे पता है कि वो इतनी दो रोटियां खा भी नहीं सकेगा, हद से हद वो डेढ़ रोटी या एक रोटी ही खा पाता है, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया, उससे वो खाना पचता नहीं। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद डेढ़। अब उसे ज्यादा नहीं पचता, बाकी बची डेढ़ रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी, यानी उसने चाय वाली के घर में पहले चाय के साथ रोटी खा ली थी, सॉरी, ठकुराइन के घर में चाय के साथ एक रोटी खा ली थी। तो वो सोचती कि एक रोटी तो पहले से ही मेरे पेट में है और डेढ़ रोटी मैं खा लूंगी। मन में ये सब सोचती हिसाब लगाते हुए वो अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाले के पावों की आहट सुनकर हमेशा की तरह, आहट यानी आवाज, हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी और घुमाई नहीं। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अपनी माटी को छोड़कर जाना यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। लेखक बताता है कि रोज की तरह आज ऐसा नहीं हुआ था। जब वह गई, बुढ़िया, जब माटी वाली अपने घर गई तो उसका बूढ़ा उसकी आहट सुनकर वो चौंका भी नहीं, नहीं उसने उसकी तरफ नजरें उठाई। और जब बूढ़ी औरत ने उस माटी वाली ने उसको छू कर देखा तो वो जा चुका था, वो मर चुका था। कुछ समय बाद टिहरी में बांध है, उस बांध की मरम्मत हो रही थी, वहां पर बांध को पुनः बनाया जा रहा था। तो पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह कहाँ रहती है। यानी वहां पर गांव के सभी लोगों से ये कहा गया कि सब अपने अपने जमीन के जो कागज हैं वो लाकर दिखाए, और यहाँ पर हमसे प्रमाण पत्र ले जाए अपने घर का, ताकि जब बांध बनेगा और पुनः वापस यहाँ पर निवास बनेगा तो सब अपने अपने ये प्रमाण पत्र ले आना, तो उसके बदले में या तो मुआवजा मिलेगा या आपको जमीन मिलेगी। तो पुनर्वास के बांध के जो मरम्मत के जो साहब थे, उन्होंने उससे कहा कि तुम कहाँ रहती हो। तो उसने ये भी कहा कि तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। साहब ने उस बूढ़ी माटी वाली से कहा कि तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, कि तुम्हारे घर का कोई कागज तो होगा। तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी, जिंदगी यानी जिंदगी, माटी वाली ने कहा मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गए साहब, कि मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घर हैं, जितने भी तमाम यानी सारे सारे घरों में मिट्टी देते देते गुजर गए। तो साहब ने पूछा कि तुम माटी कहाँ से लाती हो। उसने कहा माटा खान से लाती हूँ माटी। माटा खान यानी जहाँ मिट्टी का भंडार होता है। वह माटा खान छड़ी है तेरे पास। उसने कहा कि वह जो माटा खान है, उस माटा खान से तुम मिट्टी लाती हैं, उस माटा खान की कोई पर्ची या कोई उसकी उस जगह की कोई ऐसी पर्ची है जिसमें तेरा नाम लिखा हुआ है कि तू यहाँ से मिट्टी लाती है, वो तेरे नाम की जमीन है माटा खान की, अगर है तो हम तेरा नाम भी लिख देते हैं। तो उसने कहा माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। उसने कहा साहब ने कि बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। उसने कहा कि वो तो मेरी रोजी और मेरे पास उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि मैं माटा खान से लाती हूँ, और माटा खान की थोड़ी थोड़ी सी भी जमीन मेरे नाम की नहीं है।
तो उसने कहा कि वो तो मेरी रोज़ी है साहब, मैं कागज़ कहाँ से लाऊँ? तो बाँध बनाने के बाद मैं क्या खाऊँगी साहब? उसने इस तरह से साहब से कहा। इस बात का फ़ैसला तो हम नहीं कर सकते। साहब ने कहा, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। उसने कहा कि देखो, बाँध बनने के बाद तुम क्या खाओगी, इस बात का तो फ़ैसला हम नहीं कर सकते। तुम खुद ही इसे तय करो, क्योंकि बाँध बन जाएगा तो तुम माटा खान से मिट्टी भी नहीं ला पाओगी और लोगों के घर तक मिट्टी भी नहीं पहुँचा पाओगे। क्योंकि सही है, जब बाँध बन जाएगा तो बाँध के बाद तो वो माटा खान जा भी नहीं सकती, और माटा खान नहीं जाएगी तो मिट्टी नहीं लाएगी तो उसकी कमाई भी रुक जाएगी। इस तरह से टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है और शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। अब इस तरह से लेखक बताता है कि बांध बनने लगा है, तो बांध की जो 2 सुरंगें थी उनको बंद कर दिया गया, शहर में पानी भर गया, आपाधापी मच गई, शहरवासी अपने-अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे थे, जा रहे थे। पानी भर जाने से पहले जो जितने भी शमशान घाट थे वहाँ पर, कुल शमशान घाट यानी जो अलग-अलग जाति धर्मों के जो शमशान घाट बने हुए थे, कुल शमशान घाट यानी जो अलग-अलग जाति धर्म के जो शमशान घाट होते वो भी डूब गए थे। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। गाँव के हर आने-जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उड़ना चाहिए, उजड़ना चाहिए। उसने कहा, वह सभी लोगों से, जो गाँव के जो लोग आस-पास से निकल रहे थे, वो बाहर बैठी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी यही कह रही थी सबसे कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, अर्थात गरीब आदमी यानी मैं गरीब हूँ, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, ये जो ज़मीन है ये भी ठाकुर की है, तो मेरा जो ठिकाना है वो नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जब मैं मरूँगी तो मैं इधर ही दफ़न हो जाऊँगी। इस तरह से वह सब लोगों से कह रही थी। बच्चों, ये कहानी बहुत ही अच्छी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सबसे पहले तो हमें ये लेखक ने हमें ये बताया कि उसके पास झोपड़ी तो थी बुढ़िया के पास, लेकिन झोपड़ी का कोई स्थायी प्रमाण पत्र नहीं था, और प्रमाण पत्र न होने के कारण वह झोपड़ी के पुनर्वास का लाभ भी नहीं उठा पाई थी। इस कहानी में सबसे पहले मुख्य रूप से तो विस्थापितों की समस्याओं को उजागर किया गया है। विस्थापितों की समस्या क्या है बच्चों, मैं बताती हूँ कि आज हमारे देश में औद्योगिकरण और बढ़ता हुआ औद्योगिकरण और परिवहन के कारण बड़े-बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है और पहले भी हुआ है। तो इसके कारण, बांधों का निर्माण होने के कारण विस्थापन की समस्या पैदा हो रही है, और विस्थापन की समस्या पहले भी उत्पन्न हुई थी कई बार और अभी भी हो रही है। तो बच्चों, विस्थापन और पुनर्वास की जो समस्या है, इसके साथ-साथ ही प्रशासनिक अव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था आदि का भी चित्रण इस पाठ में किया गया है। यानी कि पुनर्वास की जो समस्या है, यानी जैसे मान लीजिए बच्चों, कहीं पर कोई बांध का निर्माण हो रहा है, गाँव खाली कराया जा रहा है, तो जिनके पास अपनी ज़मीन के कागज़ात हैं, उनको तो वहाँ का मुआवज़ा मिल जाता है, और जिनके पास कागज़ात नहीं होते, वो बेचारे ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये सब प्रशासनिक अव्यवस्था और व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था भी यहाँ पर मजबूर हो जाती है, और प्रशासनिक व्यवस्था भी वहाँ कुछ नहीं करती, क्योंकि प्रशासन के पास तो कानूनी कार्रवाई होती है, वो कानूनी कार्रवाई के तौर पर प्रमाण पत्र चाहती है, और प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण वो लोगों को मुआवजा भी नहीं देते हैं। तो बच्चों, ये कहानी इधर ही समाप्त होती है।